नमस्ते, थैंक यू फॉर योर टाइम। आज आपने वक्त निकाला है राइफलमैन औरंगजेब के लिए। दुनिया में अगर कहीं जन्नत है तो वो कश्मीर में है और ये उस जन्नत के ही बाशिंदे थे। बचपन से ही शौक के फौजी बनना है। 8-9 साल के थे जब ये डिसाइड कर लिया था कि बनना तो फौजी ही है। इनके पिता भी फौज में थे, लेकिन कश्मीर की गलियों में जो फौजी घूमा करते थे, जो काम वो किया करते थे, उनकी वर्दी, उनकी दमदार पर्सनालिटी, वो देख के औरंगजेब ने बचपन में ही डिसाइड कर लिया था कि मुझे तो फौजी बनना है। तला राशिद, मसूद अजहर के भाई का बेटा, उसका एनकाउंटर, जो गोली लगी थी उसे, वो राइफलमैन औरंगजेब की बंदूक से निकली थी। समीर द टाइगर, जिसने कश्मीर में पत्थरबाजी को तेज करवाया, जिसने सोशल मीडिया से लोगों को इकट्ठा करने का काम किया, टेररिज्म फैलाने का काम शुरू किया, उसको जो गोली लगी थी वो राइफलमैन औरंगजेब की बंदूक से लगी थी। ये किताब शुरू होती है उनके पिता की चिट्ठी से। ये चिट्ठी ना राइफलमैन औरंगजेब के मरने के बाद उन्होंने लिखी है। ये शायद इस वीडियो में पढ़ के आपको सुना भी सकती हूँ, लेकिन थोड़े बाद में। जब हम फौजियों की बात करते हैं जो अपनी उम्र से बड़े थे, तो उनके कारनामे, उन्होंने जो किया, उस सारी चीजों के बारे में हम जानते हैं। लेकिन ये जो किताबें लिखी जाती है ना, ये इन डेप्थ होती है। क्या महसूस किया उनके परिवार ने, उन्होंने कुछ ऑपरेशन से जब वो वापस आए तो किस हालात में थे, उनकी मानसिक स्थिति किस तरह थी। इन ऑपरेशंस का, ये जो गोलियां चलती है, लोग मरते हैं, ऐसा नहीं कि जो हमारे फौजी हैं उनके कोई इमोशंस नहीं होते। हाँ, वो वेल ट्रेंड होते हैं उन इमोशंस को छुपाने के लिए, लेकिन इमोशंस उनके भी होते हैं। तला राशिद को जब औरंगजेब ने मारा था, जब इनकी कंपनी उसका एनकाउंटर करने गई थी, तो जिस गांव में वो था, उस गांव के डिस्पेंसरी में वो छुप गया था। वहां पे उस टाइम में एक लेडी लेबर में थी, कंप्लीट 9 मंथ्स, रेडी टू डिलीवर द बेबी। उसको पेन्स हो रही थी, वो दर्द में थी, ऑफ कोर्स वो चिल्ला रही थी। तला राशिद उस वक्त वहां पे छुपा हुआ था। उसे ये लगा कि अगर कोई आवाज नहीं होगी डिस्पेंसरी से तो शायद उसके वहां होने का पता नहीं चलेगा, या वो और समय वहां पे ले सकता है। लेकिन उस लेडी के वहां पे चिल्लाने से उसका कवर ब्रेक हो रहा था। उसने उस 9 महीने प्रेग्नेंट लेडी, जो एक नई जिंदगी में कदम रखने वाली थी, अपने बच्चे के सपने देख रही थी, उसको गोली मार दी। जो डॉक्टर वहां पे था उसे गोली मार दी। एक यंग लड़का कश्मीरी, जिस तरह ये ब्रेन वॉश कर देते हैं और अपने साथ उन्हें जोड़ लेते हैं, 15 साल का वो लड़का था, अपने घर से भागकर इनके साथ जुड़ गया था। और मिलिटेंट्स के मुताबिक वो बहुत अच्छा कर रहा था, बड़ा ग्रो कर रहा था वो उनके ग्रुप में। जब उसने देखा कि तला राशिद, जो उसे सपने दिखा रहा था कि हम आजादी लाएंगे, हम कश्मीर को आजाद करेंगे, ये तो अपने ही लोगों को मार रहा है, वो डिस्पेंसरी से बाहर निकलने लगा उस वक्त उस ग्रुप को छोड़ के। तो उस तला राशिद ने उसे भी मार दिया था। राइफलमैन औरंगजेब एक कमाल के शूटर थे। फेस टू फेस एनकाउंटर था, दोनों आमने सामने आ गए थे, तला राशिद और राइफलमैन औरंगजेब। उनकी बंदूक से निकली गोली से तला राशिद बच नहीं सका। जब उस डिस्पेंसरी में राइफलमैन औरंगजेब गए और उन्होंने देखा उस औरत को मरे हुए, वो एक डेड बॉडी नहीं थी, वो 2 डेड बॉडीज थी, वो बच्चा भी। अभी बस कुछ समय बाद वो भी कश्मीर को अपनी आंखों से देख सकता था, एक नई दुनिया शुरू हो सकती थी उसके लिए। लेकिन वो भी नहीं था। वो डॉक्टर, जो इतनी परेशानियां होने के बावजूद भी उस लेडी को अटेंड कर रहा था, उस पैनिक के माहौल में उसे भी गोली मार दी थी। इतना खून था वहां पे। वो 15 साल का लड़का जो गुमराह हो गया था, वो मरा पड़ा था। इस एनकाउंटर के बाद में, इस ऑपरेशन के बाद में बहुत दिन लगे औरंगजेब को ठीक होने के लिए, नॉर्मल होने के लिए। ऐसे ऑपरेशंस के बाद डिप्रेशन में चले जाना, नींद नहीं आना, परेशान रहना, अपने ही शेल में चले जाना, बहुत सारी परेशानियां होती हैं जो फौजी फेस करते हैं। फिर आप इस किताब में समीर द टाइगर के बारे में भी पढ़ेंगे, एक छोटा लड़का जिसका आराम से ब्रेन वॉश किया गया,
बंदूक दी गई उसको किसी से बदला लेने के लिए, जो बचपन में उसके दिमाग में था कि मेरे पिता की बेइज्जती किसी ने की थी तो मुझे वो बदला लेना है। ये वो बच्चे होते हैं जो परेशान होते हैं, अपनी फैमिली से जिनका डिस्कनेक्ट होता है या कोई ना कोई वीकनेस होती है, उन्हें टारगेट करते हैं ये मिलिटेंट्स, रिक्रूटर्स। तो बहुत धीरे धीरे समीर का ब्रेन वॉश किया गया और उसे ये पिस्टल दी गई। एक बार जब उससे गोली चल गई थी, फिर उसे ये बताया गया कि देयर इज नो लुकिंग बैक, अब आप अपने घर मत जाइएगा, हम आपका ध्यान रखेंगे। समीर एक मिलिटेंट बन गया था, बहुत खुश था। ये यंग बच्चों को रैंक्स मिल जाते हैं ऐसे ग्रुप्स में, और वो एक बहुत बड़ा हीरो बन गया था टेररिस्ट में। यंगस्टर्स उसको रोल मॉडल की तरह देखा करते थे। समीर खुद को जो टाइगर बुलाता था, उसने शुरू किया था ये पत्थरबाजी के ग्रुप्स को सोशल मीडिया से इकट्ठा करना, वीडियोस वायरल करना। ये शुरुआत उस दौर से हुई थी। बुरहान वानी 2016 में मर चुका था, उसके बाद अब ये समीर आया था। उसने बहुत सारी टेररिस्ट एक्टिविटीज की, लेकिन उसका लाइमलाइट मोमेंट इस टेररिज्म में था जब उसने सईद बशीर दुरानी को मारा, घर में घुस के गोलियों से छल्ली कर दिया। उसके बाद उसने उसकी वीडियो बनाई और वो वीडियो सोशल मीडिया पे डाली डराने के लिए, धमकी के साथ में। बहुत सारे लोग उसके साथ जुड़ गए, यंगस्टर्स उसकी तारीफ करने लगे, बड़ा कुछ वो नजर आ रहा था उस वीडियो के कमेंट्स में। वहां से उसको हाइप मिली, उसने सोशल मीडिया का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था। ऐसी ही गलती उसने एक और की। राष्ट्रीय राइफल्स 44 के कमांडर को उसने सोशल मीडिया पे एक वीडियो बना के धमकी भेजी। उसकी बहन की शादी थी, ऐसा अनुमान था कि वो वहां पे आ सकता है। पहले ही वहां पे ऑपरेशंस चल रहे थे उसे पकड़ने के लिए, लेकिन तब तक वो आया नहीं था। उसने एक वीडियो बनाई और उसमें डायरेक्ट RR 44 के कमांडर को उसने धमकी भेजी कि मैं टाइगर हूं और तुम में अगर दम है तो मुझे पकड़ के बताओ। मरना तो उसे वैसे भी था, लेकिन ये डायरेक्ट हिट था। वो कहां पे है ये किसी को पता नहीं चल रहा था, लेकिन औरंगजेब ने एक ऑपरेशन किया था, उसमें उसने ऑब्जर्व किया था जिनके परिवार से कोई टेररिस्ट बन गया था और इंडियन आर्मी ने उसे मारा था, वो अपने घर में एक पर्टिकुलर साइन बनाती हैं जिसमें एक चांद होता है, एक स्टार होता है और 2 लाइंस होती हैं। वो उधर बनाती हैं ताकि ये पता चल सके कि हम टेररिस्ट के मददगार हैं। वो साइन औरंगजेब ने वहां पे ऑब्जर्व किया था बार बार। जब वो समीर की वीडियो देख रहा था और किसी को पता नहीं चल रहा था वो कहां पे। 44 RR में तो बहुत गुस्सा था कि डायरेक्ट धमकी आई है। उसने ऑब्जर्व किया कि पीछे वो साइन बना है। तो उस इलाके में एक ही घर था जहां पे वो साइन बना था। एक औरत वहां पे रहा करती थी, उस घर को अब वो छोड़ चुकी थी। वो परफेक्ट हाइड आउट था समीर के लिए। बस वहीं पे फिर से एक ऑपरेशन हुआ और फिर से औरंगजेब की गोली ने समीर को मार दिया। कश्मीर में इस तरीके का माहौल था उस वक्त, और उस गांव में ऐसा हुआ कि जिस तरह समीर ने शहीदी दी हो, कितने लोग देखने के लिए आए, कितनी औरतें रो रही थी जैसे उन्हीं के परिवार से कोई गया हो। उसकी एक झलक पाने के लिए वहां के लोकल लोग पागल हो रहे थे। इस किताब में आप बहुत कुछ और भी पढ़ेंगे, जैसे किस तरह ब्रेन वॉश होता है, किस तरह उन बच्चों की जर्नी रहती है। इसके साथ साथ आप महसूस करेंगे राइफलमैन औरंगजेब के परिवार का प्यार, कितनी प्यारी फैमिली है, कितने घुल मिल के रहते हैं। मोहम्मद हनीफ इंडियन आर्मी से रिटायर हुए हैं और उनके तीनों बेटे औरंगजेब को मिलाकर इंडियन आर्मी का हिस्सा बने। 2 तो अभी भी हैं। ईद के करीब जब अपने घर जा रहे थे औरंगजेब, तो उनको टेररिस्ट ने किडनैप कर लिया था। ये किताब कहती है कि उनकी एक सोर्स थी जरीना बेगम। जरीना बेगम उनकी कंपनी के बाहर ही, गेट के बाहर एक चाय का स्टॉल लगाया करती थी। औरंगजेब शुरू से ही सबकी मदद करने वाले इंसान थे। उन्होंने जरीना बेगम के दामाद की भी मदद की थी, वो उनकी सोर्स बन गई थी। उन्हें उस दिन ये खबर थी कि कुछ गलत होने वाला है। टाइम से पहले ही उन्होंने अपनी दुकान खोली थी। औरंगजेब ने एक टैक्सी हायर की, एक टैक्सी आ रही थी, बस रैंडमली उसे रोक दिया। जरीना बेगम उस टैक्सी के पीछे भागी, चिल्लाई रुक जाओ,
रोको इस गाड़ी को, लेकिन उनकी आवाज वहां तक पहुंच नहीं सकी। वो गाड़ी औरंगजेब को लेके आगे निकल गई थी। ड्राइवर ने औरंगजेब से पूछा कि भाईजान, वापसी में थोड़े ज्यादा पैसे हो जाएंगे, क्या आगे जाने के लिए किसी और को भी बिठा लूं? जैसे होता है ना, नॉर्मली एक्स्ट्रा सवारी बिठा लेते हैं। औरंगजेब ने इसका एतराज नहीं किया और टेररिस्ट उस गाड़ी में आके बैठे। उनका किडनैप हुआ था। एक भाई ने उनकी बॉडी देखी थी, 15 गोलियां उनकी छाती में लगी थी, लेकिन फिर से उनकी वीडियो बनाई गई थी जब उन्हें मार रहे थे और उसको सोशल मीडिया पे डाला था। कहीं पे भी उस वीडियो में औरंगजेब की ना आंखों में डर है, ना आवाज ही कांप रही है, बिल्कुल डर नहीं है। वो जानते थे कि ये मेरा आखिरी वक्त है, लेकिन एक फौजी, एक इंडियन आर्मी का सोल्जर अपने आखिरी वक्त में भी कितना डिग्निफाइड होता है, इसकी मिसाल बनकर औरंगजेब गए। ईद के दिन उनके पार्थिव शरीर को उनके घर लेके आए थे। अपनी चिट्ठी में उनके पिता लिखते हैं कि आज तक उन्होंने कभी भी ईद नहीं मनाई। उसके बाद उस कंपनी से औरंगजेब का जाना ऐसा नहीं था कि एक सोल्जर चले गया, किसी का भाई, किसी का दोस्त, सभी ने उस दिन अपने किसी खास को खोया। किताब में और भी बातें हैं उनके पर्सनल लाइफ के बारे में, इल्हाम, उनकी मोहब्बत जो आज भी उनके ख्यालों में है, आगे नहीं बढ़ी है। कश्मीर में जब पोस्टेड थे तो रिलेशनशिप उनका ऑफ एंड ऑन, ज्यादा तो नहीं लेकिन कुछ वक्त के लिए ऑफ एंड ऑन चला। जब अपनी कंपनी ज्वाइन की, ये ऑपरेशन हुआ तला रशीद वाला, उसके बाद बहुत डिस्टर्ब्ड हो गए थे। तो इल्हाम उन्हें जो चिट्ठियां लिख रही थी, फोन कॉल्स कर रही थी, महीनों तक उनका कोई जवाब नहीं दिया। उसे लगा कि इट्स ओवर, शायद कोई और मिल गई या अब मुझे भूल गए। लेकिन औरंगजेब की मेंटल स्टेट ऐसी नहीं थी कि वो रिवर्ट कर सके। कुछ वक्त बाद जब वापस आए, खुद जानते थे कि गलत किया है और इल्हाम उनकी मोहब्बत है, और जो उनकी मोहब्बत है वो तो बहुत खास होनी चाहिए ना, तो उसे ट्रीट भी खास तरह से करना चाहिए। उसके बाद सब ठीक हो गया। लेकिन बहुत सारी बातें हैं, जब आप इस किताब को पढ़ेंगे तो राइफलमैन औरंगजेब, जिनके बारे में आप सबको जानना चाहिए, जिनके परिवार के बारे में आप सबको जानना चाहिए, रियल लाइफ हीरोज, जानेंगे उन्हें। अब मैं आपको उनके पिता की लिखी चिट्ठी सुनाती हूँ। ये चिट्ठी उनके फादर ने औरंगजेब की डेथ के बाद लिखी है। औरंगजेब मेरे बेटे, आज बरसों बाद दिल में जो दर्द है उसे अल्फाजों में बयां करने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरे बेटे, तुम्हारे बगैर हमारा घर सूना है। तुम्हारी अम्मी हर रोज उसी राह को तकती रहती है जैसे तुम लौट आओगे। वो घंटों इंतजार करती है, मगर तुम वापस नहीं आओगे, ये हकीकत हमें हर रोज सताती है। तुम्हारे बिना हमने 2018 के बाद से कभी ईद की खुशियां नहीं मनाई। हर साल जब ईद आती है, रोज बेगम की आंखों में वही गम और खालीपन होता है, जैसे कोई चीज छीन ली गई हो। तुमसे मुलाकात का ख्याल तो कभी खत्म ही नहीं हुआ, और तुम्हारी अम्मी हर बार उसी उम्मीद में बैठी रहती है, जैसे कोई चमत्कार हो और तुम लौट आओ। हम जानते हैं कि तुम अब हमारे बीच नहीं हो, मगर इस सच्चाई को कबूल करना बेहद मुश्किल है। बेटा, तुमने हमेशा अपनी जिम्मेदारी निभाई, हमेशा मुल्क के लिए कुछ बड़ा करने की बात की। बेटा, मैं और तुम्हारी अम्मी तुम पर बेहद फक्र महसूस करते हैं, लेकिन अब ये फक्र भी कहीं खो सा जाता है। तुम्हारे बगैर हम सब अधूरे हैं। तुम्हारे भाई बहन, तुम्हारी अम्मी और मैं तुमसे बेहद मोहब्बत करते हैं। मैं और राज बेगम हर दिन तुम्हारी यादों में जीते हैं। हम तुम्हारी मुस्कुराहट, तुम्हारी आवाज फिर से सुनने के लिए बेचैन रहते हैं। तुमसे एक ही बात कह सकता हूँ, मेरे बेटे, तुम हमेशा मेरे दिल में जिंदा रहोगे, चाहे तुम पास हो या ना हो। हमें गर्व है, हमने एक वीर पुत्र को जन्म दिया। तुम हमेशा हमारे लिए जिंदा हो, हमेशा तुम्हारी यादों में। तुम्हारे अब्बू, मोहम्मद हनीफ। कभी जानिए रियल हीरोज के बारे में, पढ़िए इनकी कहानियां, सुनिए इनके बारे में, अच्छा लगेगा। थैंक यू।